Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना मरीज की आत्महत्या को भी कोविड मौत मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश। अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते 2 केसेस में तलाक का दिया निर्देश। पेगासस मामले में केंद्र सरकार ने फिर से हलफनामा दाखिल करने से किया इनकार और ट्राइब्यूनल में नियुक्ति पर पड़ी केंद्र सरकार को फिर से फटकार। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये शो कोट अनकोट लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं और इस हफ्ते, जैसा कि भद्रा ने कहा, इस हफ्ते की पहली खबर जो हमारे पास आपके लिए है वो कोविड मरीजों से जुड़ी है। दरअसल इस केस में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु जो है वो कोविड की वजह से हुई थी या कोविड से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का जो पूरा प्रोसीजर है इसको थोड़ा और आसान करना चाहिए और इस पर गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। इसके बाद एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल हुई और 11 सितंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब फाइनली इस पे गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में कई बातें लिखी थी, जैसे कि कोर्ट ने गाइडलाइंस में ये भी लिखा था कि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी इंसान को कोविड था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, उसके 30 दिन के अंदर अगर उनकी मृत्यु होती है तो चाहे वो हॉस्पिटल में ना भी हो लेकिन ऐसी मृत्यु को कोविड मृत्यु घोषित किया जाएगा डेथ सर्टिफिकेट में। बिल्कुल। लेकिन अब इस गाइडलाइन में भद्रा, जैसे कि आपने बताया, एक ऐसा प्रोविज़न था जिसमें ये लिखा था कि अगर किसी की मृत्यु कोविड मरीज़ होने के बाद भी अगर उनकी मृत्यु जहर की वजह से या एक्सीडेंट या सुसाइड आत्महत्या से होती है तो उन्हें कोविड मृत्यु नहीं घोषित किया जाएगा डेथ सर्टिफिकेट में। इस बात पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और सरकार से दरअसल कहा है कि उन्हें इस प्रोविज़न पर दोबारा एक बार विचार करना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से आत्महत्या से हुई मृत्यु अगर वो कोविड मरीज थे तो उसे डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से जुड़ी मृत्यु घोषित करना चाहिए। जी अपूर्वा, दरअसल हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो ये जून 30 का जजमेंट जो आया था उसमें गाइडलाइंस चेंज करने की या नए गाइडलाइंस बनाने की बात इसलिए की गई थी क्योंकि उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि सरकार को एक कॉम्पनसेशन स्कीम भी लानी चाहिए उन मरीजों के लिए या उन परिवारों के लिए जिनमें कोविड की वजह से मृत्यु हुई है। तो जो ये डेथ सर्टिफिकेट का मुद्दा था ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था क्योंकि ये बहस के दौरान ये आया कि भाई कॉम्पनसेशन हम कैसे दें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्देश दिया था कि जब डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसमें ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कोविड की वजह से हो। और जैसा कि आपने बताया, नई गाइडलाइंस में सुसाइड को लेके जो है केंद्र सरकार ने ये बोला है कि इसे कोविड की मृत्यु नहीं मानी जाएगी। मगर इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ और ही कहना था। उनका ये मानना था कि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी लोगों का मानसिक संतुलन जो है खो गया था। हमने काफ़ी खबरें भी पढ़ी हैं कि काफ़ी लोग जो है डिप्रेशन की वजह से जूझ रहे थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि यदि कोई इंसान कोविड की वजह से या कोविड इन्फेक्शन के बाद अगर आत्महत्या करता है तो उसको भी एक तरीके से कोविड की मौत मानी जानी चाहिए और ऐसे इंसान को भी और इनके परिवार को भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब जहां तक कॉम्पनसेशन की बात है अपूर्वा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था गाइडलाइंस बनाने के लिए, मगर इस इशू पे अभी कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है। मगर हेयरिंग के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने कोर्ट को जो है आश्वासन दिया है कि अगली हेयरिंग जो 23 सितंबर के लिए फिक्स हुई है उसके पहले कॉम्पनसेशन इशू पे भी गाइडलाइंस तैयार हो जाएंगी। जो हमारे पास आपके लिए दूसरी खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। ये 2 केसेस के बारे में खबर है लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट आया है वो काफ़ी मिलता जुलता है दोनों केसेस में और बहुत ही दिलचस्प दोनों केसेस हैं। दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 के अंदर एक तरह के स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह की शक्ति देती है कि वो
किसी भी केस में पूर्ण जस्टिस करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस जो है फ्रेज यूज हुआ है, वो करने के लिए किसी भी तरह का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन 2 केसेस में तलाक दिया। अब अगर आपको इस पावर का, आपको विशेष शक्ति आर्टिकल 142 का इम्पोर्टेंस बता दूं थोड़ा सा, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बहुत बड़े केसेस में यूज़ किया हुआ है। जैसे कि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था, नवंबर 2019 में कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें कोर्ट ने इसी पावर्स का यूज़ करके ये ऑर्डर दिया था कि जो विवादित भूमि है उसको 3 महीने के अंदर सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। इसके बाद, इसके पहले दरअसल भोपाल गैस ट्रेजेडी मामले में कोर्ट ने इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके $470 मिलियन का मुआवजा दिया था पीड़ितों को। तो ये काफ़ी बड़े केसेस में पहले यूज़ हुआ है। लेकिन अब आपको बता दो ऐसी क्या वजह आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को इन शक्तियों का उपयोग तलाक देने के लिए करना पड़ा। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट है, उसका जो सेक्शन 13 है वो तलाक देने के ग्राउंड्स की बात करता है। इसमें कई तरह के ग्राउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेक्शन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय, पर थोड़े एग्जाम्पल्स दूँ तो अगर पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, क्रूरता या क्रूअल्टी, परित्याग कर देना या डिजर्शन यानी कि याचिका से कम 2 साल पहले तक कंटिन्यूस 2 साल के कंटिन्यूस पीरियड के लिए अगर किसी पति या पत्नी ने अपने पार्टनर को का परित्याग कर दिया हो, या फिर किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना जिससे पति या पत्नी हिंदू ना रहे। तो बेसिकली ये ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें कई बार ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि एक पार्टी की गलती या खामियां निकालनी पड़ जाती है पार्टीज को। ऑफ कोर्स एक और प्रोविजन है सेक्शन 13 भी, जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है, आपसी सहमति से डिवोर्स की तलाक की बात करता है। लेकिन अब कई सालों से इस बात पे डिबेट चल रही है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट की भी बात करें, इनमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज यानी कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की बात करता हो और इस ग्राउंड पर डिवोर्स देता हो। लेकिन अब इसी चक्कर में, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लॉ नहीं है, लॉ इस ग्राउंड की बात नहीं करता, अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों से इस पर अपनी विशेष शक्तियां उपयोग करके तलाक देना शुरू किया है। अभी भी जो 13 और 14 सितंबर को जजमेंट्स आई थी, 13 सितंबर वाली जजमेंट में जो कपल था वो एक दिन भी साथ नहीं रहा था। जो 14 सितंबर वाली जजमेंट थी उसमें हस्बैंड ने कोर्ट को बताया कि वो दोनों 16 सालों से साथ नहीं रह रहे थे, और इसी में ही फिर कोर्ट ने जजमेंट में ये समझाया कि ऐसे मामलों में शादी के ऐसे टूटने के लिए किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत रूप से दोषी होना ज़रूरी नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि ये लंबे समय तक सेपरेशन या व्यक्तित्वों के टकराव यानी कि क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ या इनकम्पैटिबिलिटी का भी परिणाम हो सकता है। और एक कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट्स की भी बात की, और एक जो जजमेंट था 14 सितंबर वाला, उसमें तो कोर्ट ने ये भी बोला कि कोर्ट के हिसाब से चूंकि ये रिश्ता भावनात्मक रूप से मर चुका है, इमोशनली डेड है, तो इसे आगे बढ़ाने का और चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे केसेस में तलाक देना ही सही फैसला होगा। जी, जैसे अपूर्वा आपने बताया, दरअसल जो हमारी ये जो विशेष शक्तियों की हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 142, ये बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, मगर डिवोर्स के मामले में और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है, इस ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये शक्ति जो है मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 साल पहले इस्तेमाल करनी शुरू करी थी। और एक केस आया था, बॉम्बे का वो केस था, जिसमें उस टाइम के जो केंद्र मंत्री थे उनकी बेटी का वो मामला था। तो उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव भी दिया था कि जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है उसको एक ग्राउंड बनाना चाहिए लॉ के तहत। दरअसल इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज तब होता है जब 2 व्यक्तियों का जो है उनके मतभेद, जो उनके विचार हैं उनमें मतभेद हो, किसी भी वजह से वो एक दूसरे के साथ जो है रहना नहीं चाहते। जैसा आपने कहा, एक दूसरे में वो कोई खोट नहीं जो है पाते हैं, मगर अपने विचारों की, अलग अलग विचारों की वजह से वो रहना नहीं चाहते। तो ऐसे जो विवाह होते हैं वो दरअसल एक तरीके से टूट ही जाते हैं। मगर ऐसे विवाहों को या ऐसे मैरिजेस को डील करने के लिए जो हमारा लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोग सालों साल तक इस मैरिज में
पड़े रहते हैं, चलाते रहते हैं इस मैरिज को किसी तरह सोशल प्रेशर्स की वजह से। मगर तकरीबन पिछले 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट बार बार इसी चीज़ को दोहराता जा रहा है कि यदि अगर ऐसे विवाह में 2 लोग नहीं रह सकते हैं तो इसमें जो है डिवोर्स दे देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। सरकार को सुझाव देने के बावजूद भी सरकार ने इस पे एक जो है बिल पे काम किया था और मगर वो बिल जो है वो लॉ नहीं बन पाया। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बॉडी है जो सरकार को, केंद्र सरकार को टाइम पे टाइम जो है सुझाव देती रहती है कि किस तरह से हमें अपने कानूनों में बदलाव लाना चाहिए, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तक ने जो है इस चीज़ पे अपनी टिप्पणी की है, इस चीज़ पे रिपोर्ट दी थी। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये सुझाव दिया था कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड बनाना चाहिए तलाक के लिए। मगर चूंकि केंद्र सरकार इस पे अभी तक कोई कानून नहीं ला पाई है, इसलिए ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो है अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है और इंटरवीन करके जो है तलाक देना पड़ता है। जो हमारे पास आपके लिए तीसरी खबर है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी। पेगासस मामले में ये एक अपडेट है आपके लिए। हम पहले डिटेल में पेगासस मामले के बारे में बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशंस हैं, लेकिन अब सोमवार को केंद्र सरकार ने एक बार फिर, केंद्र सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इन पिटिशंस में एफिडेविट फाइल करने पर आपत्ति जता चुकी है और एक बार फिर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो इस मामले में एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो एफिडेविट पे कुछ ना लिखकर वो कमिटी बनाने के लिए राजी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ नहीं कहना चाहती इस समय। और अब कोर्ट ने इस मामले में अपने ऑर्डर्स रिजर्व कर लिए हैं और 2-3 दिन में इसके ऑर्डर्स आएंगे। तो हम अगर ऑर्डर्स तब तक आ गए तो अगले कोट अनकोट एपिसोड में आपको इनके बारे में बताएंगे जी। और उसके साथ ही पेगासस के साथ साथ जो एक और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते आया वो था ट्राइब्यूनल्स में नियुक्ति को लेके। हमने अपने पिछले कोट अनकोट एपिसोड में आपको पूरी इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी दी थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाराज है ट्राइब्यूनल्स में नियुक्ति को लेके। दरअसल पिछले कुछ सालों से जो ट्राइब्यूनल्स में नियुक्ति नहीं हो पा रही है, बहुत जो है इस पे लिटिगेशन हुआ है, इस पूरे मुद्दे पे लिटिगेशन हुआ है और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया और पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा दोबारा आया। और इस बार सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसके हेड चीफ जस्टिस NV रमना है, उन्होंने इस बेंच ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाई। और इस बार, पिछली बारी तो अपूर्वा फटकार लगाई थी नियुक्ति ना करने पे, और इस बार केंद्र सरकार को फटकार लगी है नियुक्ति करने पे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है जिसके अध्यक्ष एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, उन्होंने जो लिस्ट भेजी थी या जो उनके द्वारा एक फाइनल लिस्ट केंद्र सरकार को गई थी, तो केंद्र सरकार ने उस लिस्ट में से केवल कुछ नाम चुन के उन लोगों की अपॉइंटमेंट करी है, उन लोगों की नियुक्ति करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया केंद्र सरकार से कि आपने पूरी लिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं करी? आप जिसे कहते हैं चेरी पिकिंग, आपने अपनी तरफ से जो है अगर हमने आपको 10 लोगों की सिफारिश करी तो आपने अपनी तरफ से केवल 5 क्यों अपॉइंट किए? उसका आपने कोई रीजन भी नहीं दिया। इसके जवाब में केंद्र सरकार के जो वकील थे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार का हक है रिकमेंडेशंस को या सिफारिशों को रिजेक्ट करने का। तो इस बात को लेके बेंच ने नाराजगी जताई और अटॉर्नी जनरल को साफ शब्दों में बोल दिया कि यदि आप ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे तो हमारे को इस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ये दूसरी बारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती नहीं कहूंगी मगर हाँ नाराजगी जताई और वार्निंग दी केंद्र सरकार को कि अगर आप ट्राइब्यूनल्स की नियुक्ति को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो हमारे को इंटरवीन करके इसमें कोई अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके इसमें कोई ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है पूर्वा। हाँ जी, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें सुझाव भेजें और हमें इसी तरह से सपोर्ट और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।